Good afternoon, students. Am I audible? Please reply. Yes, Karthik. Am I audible? Hello. Am I audible to all? Good afternoon, students. Your voice is not clear. Ganesh. Please reply. Am I audible? Yes, sir. Okay. So in our last class, we started the nuclear power plant, and we have discussed about the basics of the chemical reaction that is taking place. How the fission reaction is taking place and the heat is released in the fission reaction, and how we utilize that heat for power generation. So I think all of you have understood the basic principle of the fission reaction that is taking place in the power plant, nuclear power plant, I must say. Yes. स्क्रीन विजिबल है आपको? कौन सी यूनिट चल रही सर ये? दिस इज योर यूनिट 3rd. ठीक है सर. सर आपने पढ़ाया नहीं. यस, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. ठीक है सर. यूनिट कह रहा था कौन सी? नहीं, वो पढ़ाने के लिए कह रहे थे बच्चे, मेरी तबीयत खराब थी. अच्छा सर. हाँ हाँ सर, पूछा था मैं सर से, सर कह रहे तबीयत खराब चल रही सर. हाँ, मैं इसीलिए क्लास नहीं ले पाया. अभी भी मैं इतना ठीक नहीं हूँ, फिर भी आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा. आराम कर लो. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, मेरे आराम से कुछ नहीं होता. मैं तो आराम ही कर रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास में ले सकता हूँ. और मुझे लग रहा था मैं थोड़ा अभी क्लास लेने लायक हो रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे क्लास ले रहा हूँ अभी. ओके, नो नीड टू वरी, वी विल कवर द टॉपिक्स इन डिटेल. So I think fission reaction was clear to you all. ठीक है. Now we will move further. तो बेसिकली आपको अभी जो है मैं फिजन और फ्यूजन रिएक्शन जो थे, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे, उनके डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ. ध्यान से सुनना. अगर मैं फिजन रिएक्शन की बात करूँ, तो when two heavy unstable nuclei is bombarded with a neutron, the nucleus splits into fragments of equal masses and energy is released. This is the process in the fission reaction. Okay. यूरेनियम 235 जो है उसको हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं विद हाई स्पीड न्यूट्रॉन. अब वो 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, दैट इज योर क्रिप्टन एंड दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? देखो यहाँ पे यस. यस राहुल. क्या सर? फिशन रिएक्शन बताया था ना मैंने उस दिन आपको. सर मैंने तो सर लास्ट क्लास ली थी, ये वाली
उससे पहले वाली क्लास नहीं ली थी मैंने। कौन सी लास्ट क्लास ली थी आपने? ब्रेटन साइकिल वाली? हाँ जब ब्रिटेन साइकिल और वो बता रहे थे ना आप। अच्छा अच्छा, तो आपने परसों वाली क्लास नहीं अटेंड किया आपने? तो नेटवर्क के चक्कर में बाहर हो गया था ना सर क्लास से। तो अब सुनो ध्यान से। फिजन रिएक्शन में यस क्या सर। होता है, जो हमारा यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस होता है उसको हम बम्बार्ड करके दो फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। तो जब ये डिसोसिएशन होता है, जब ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इस जो एनर्जी है इसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, एंड द स्टीम इज फर्दर टेकन टू योर स्टीम टरबाइन, और वहां से जो हमारा स्टीम टरबाइन वाला पार्ट था वो वाला प्रोसेस चलता है। बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा जो डिफरेंस है वो आता है आपका फ्यूल टाइप में। जब हम फॉसल फ्यूल्स को यूज करते थे कोल पावर प्लांट में, वहाँ पे हम कोल यूज कर रहे थे। फिर हमने ब्रिटेन साइकिल पढ़ा, वहाँ पे हमने गैस यूज की। और फिर हमने एक जो हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या हमारे पास कोल हो गया, जिसमें हमने सिन गैस फॉर्मेशन किया था, वहाँ भी हम जो है फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हियर वी आर यूजिंग द एटॉमिक एनर्जी। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो हम फिजिबली जो हम कर पाते हैं, जो यहाँ पे अपने अर्थ पे जो कर रहे हैं अभी, जिससे हम यूटिलाइज कर रहे हैं पावर को, दैट इज फिजन रिएक्शन। और जो सन में हो रहा है वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, बट दैट इज फ्यूजन रिएक्शन। तो द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज मच मोर देन फिजन रिएक्शन इन फ्यूजन रिएक्शन जो सन में है। बट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, बिकॉज ऑफ द सर्टेन कंस्ट्रेंट, लाइक हमारे पास इतना प्रेशर और टेम्परेचर नहीं है टू इनिशिएट फ्यूजन रिएक्शन। और दूसरी बात, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इजीली, वाइल वी कैन कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन। अगर हम फ्यूजन रिएक्शन को भी कंट्रोल नहीं करेंगे, देन इट विल लीड टू दिस प्रोसेस, दैट इज चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये इतना फास्ट होगा, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इट विल लीड टू अ डिजास्टर। ऐसा कई बार हुआ है हिस्ट्री में हमारे, कि ये जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो कंट्रोल चेन रिएक्शन करते हैं, ये अनकंट्रोल हो जाता है, और उसकी वजह से जो है आपका जो रिएक्टर है वो ब्लास्ट कर जाता है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ के पास कुछ हम एसओपीज मेंटेन करते हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मॉडरेटर्स होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं इस प्रोटॉन की वेलोसिटी को, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को। एंड योर कैडमियम रॉड्स, जो हम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ताकि चेन रिएक्शन जो है ये एक कंट्रोल्ड वे में हो। और इतनी जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ना निकलने की वजह, ना निकले और धीरे 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 रिलीज करें, जिसको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। ओके, so today we will discuss some the important and essential components of the nuclear power plant. So this is, in this picture you can see, this is your nuclear reactor, जो आपका कंपार्टमेंट है जहां ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड द कोर, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है टेक प्लेस करता है, और उससे जो हीट जनरेट हुई है उसको हम किसी फ्लूइड के माध्यम से वहां से निकाल के अपने बॉयलर के अंदर किसी कॉइल से सर्कुलेट कराते हैं। ठीक है, ये जितना भी प्रोसेस है इसको हम क्लोज रखते हैं, ताकि जो कंटेमिनेशन है, जो यहाँ से न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पानी के साथ ना मिले, और पानी के साथ मिलने से बॉयलर, टरबाइन, टरबाइन के बाद आपके कंडेंसर से होते हुए ये कहीं आपके जो ओपन बॉडीज हैं और रिवर बॉडीज है, जो हम कूल वाटर यूज कर रहे हैं कंडेंसर में, उसके साथ जाके कंटेमिनेशन एनवायरमेंट में स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, तो सम लाइट एलिमेंट्स फ्यूज टुगेदर। जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो छोटे पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स को हम फ्यूजन कराते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम करते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जो कि सन में हो रहा है। हीलियम इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज अगेन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम।
ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो वहां पे हो रहा है सन में, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? इन लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था द आइसोटोप्स हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं H01, H11, H21। उसमें मैंने बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन। देन अगेन योर दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? यस, बताया पाया कोई? ड्यूट्रियम। नेक्स्ट वन इज योर ड्यूट्रियम एंड थर्ड वन इज योर ट्रीटियम। ओके, so these were the three isotopes of hydrogen, और इसमें H1 is the hydrogen and deuterium are combining to form the helium molecules, and helium is again breaking into hydrogen and helium molecules. This process is continuously repeatedly taking place in your sun, and large amount of heat that you have access on the earth is because of this process taking place in the sun. Getting my point? Yes, sir. Okay. So coming to the next point, that about 1000 of mass is converted into energy. तो इसका 1000 1 by 1000 जो पार्ट है इसका जो ब्रेक हो रहा है, जैसे हमारे पास इक्वेशन होती थी ना, E is equal to delta mc square, तो हमें आइंस्टाइन ने दी थी इक्वेशन ऑफ योर कन्वर्शन ऑफ, हाँ, तो उसमें जो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, दैट इज mc square, दैट इज नॉट mc square, दिस इज डेल्टा mc square, दैट इज डेल्टा m मींस द चेंज इन मास, जो चेंज इन मास आया है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो पूरा मास नहीं है, अगर मैं मान लो 1 ग्राम यूरेनियम को इनटू c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, दैट अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी इज रिलीज, नो, वो डेल्टा m कितना मास उसका रिड्यूस हुआ, एग्जॉस्ट हो गया। आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी destroyed, it can only be converted into one form of energy to another form of energy। तो वो another form of energy कहीं से कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ चीज तो कन्वर्ट हुआ होगा, मींस जितना मास आपका चला गया वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। ओके, तो जो इस फिशन रिएक्शन में क्या होता है, 1/1000 ऑफ द मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में एक प्रोसेस में। ओके, so nuclear reaction residual problem is great और रेजिडुअल प्रॉब्लम इज मच लेस। जो रेजिडुअल प्रॉब्लम है मतलब जब इसको हमने यूटिलाइज कर लिया एनर्जी, यूरेनियम को हमने तोड़ के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया उसको, उसके बाद जो रेजिड्यू बचा वो भी रेडियो एक्टिव है और वो बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशानी है। कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको हमको डंप करके रखना पड़ता है, उसको हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके उसका इतना ज्यादा है, उसका टाइम पीरियड, उसका हाफ लाइफ बोलते हैं कि जब कब उसका जो 50% जो उसकी रेडियो एक्टिविटी थी वो कम होगी, तो वो पीरियड जो रेडियो एक्टिविटी का है, रेडियो एक्टिव डिके का, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो वो जहां भी हम उसको रखेंगे वहां के एरिया को कंटेमिनेट करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वही आपका न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करना है। द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इन द फिशन रिएक्शन इज वेरी वेरी हाई। फिशन रिएक्शन में वही मैंने आपको बताया, जब क्रिप्टन एंड बैरियम में ब्रेक करता है तो वो सेल कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन वो जो मास बन रहे हैं वो भी बड़े बड़े हैं। A possible advantage अगर मैं फिशन रिएक्शन की बात करूं is that total amount of radioactive material in a working fusion reaction is likely to be very much less than that in the fission reaction। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। बल्कि अभी कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया है एंड दे आर वर्किंग ऑन द फ्यूजन रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, वो उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो फ्लेम्स आएंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हमारे पास मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है उसको कंटेन करने के लिए। ओके, because of the higher radioactive material health hazards are high in case of accident। देखो मैंने एक आपको इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था आपका ये पूरा सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था एक चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में, दैट वाज अ न्यूक्लियर डिजास्टर
और वहाँ पे भी जो प्लांट था वो अनकंट्रोल्ड आपका ये फिजन रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई कि वो पूरा जो है ब्लास्ट हो गया। आज तक का जो हमारी सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी की, तो उससे बड़ा डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर आज तक हमारी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। इतना बड़ा, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। एंड आज भी अगर वहाँ आप जाओगे उसके एरिया के अराउंड 50 किलोमीटर के रेडियस में भी रेडियो एक्टिविटी इज मच मोर हायर देन द परमिसेबल लिमिट, कि जितनी एक परमिसेबल लिमिट होनी चाहिए रेडियो एक्टिविटी की, वहाँ उससे भी ज़्यादा है। स्टिल जो वहाँ पे आपका जो रेडियो एक्टिव मटीरियल था, आज भी वो रेडियो एक्टिवली एक्टिव है और रेडिएशन अपनी छोड़ रहा है। और तो उसकी वजह से बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज भी वहाँ लोगों में है। एक और आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखो 1945 में आपके दो बॉम्बार्डमेंट्स की थी यूएसए ने और जापान, टू स्टॉप द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो एक जो आपका है, दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स उन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे आपके गिराए थे। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस, यस और नो? Yes, sir. तो उसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो फ्लोरा एंड फोना है, वहाँ की जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, वो सब चीज़ खत्म हो गई। लेकिन वहाँ के जो आसपास के एरियाज थे, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी चली गई। वो आज भी वहाँ पे एयर में, वहाँ के सॉइल में, वहाँ के पानी में रेडियो एक्टिविटी है। उसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं, विकलांग लोग हो रहे हैं, उनको स्किन एलर्जीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो ये एक बहुत ही जो है ब्लैक ब्लैक साइड है इसकी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की है, कि वी से दैट इज अ वेरी क्लीन एनर्जी, कि आपकी जो है एनवायरनमेंट को कार्बन फुटप्रिंट कम करती है। लेकिन आप दूसरे अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि न्यूक्लियर एक्टिविटी जो है, इसका जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप कैसे इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए सपोर्ट करेंगे? ठीक है। It is possible to construct a self-sustained fission reactor and have a positive energy release, जबकि it's extremely difficult to construct a controlled fusion reaction। मैंने बताया कि फ्यूजन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना। पहली बात तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे हम उसको, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इनिशिएट करने के लिए। अब दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है, वी हैव रिक्वायर वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरा, इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजेबल टेम्परेचर्स आर ऑब्टेन्ड। फ्यूजन रिएक्शन में जो है टेम्परेचर्स अगर हम कंट्रोल्ड वे में करें इसको, प्रोसेस को, कैडमियम रॉड्स को इस्तेमाल करके हम उसको जो है ऑब्जॉर्व कराएं और मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करके स्पीड को उसकी कम करें, देन द अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम आराम से सस्टेन कर सकते हैं, आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जो अगर हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जो हम कंटेंट नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो रो फिजिबल मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी। जो हमारे पास फिजिबल मटेरियल है, जैसे मैंने आपको आइसोटोप्स के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, कि यूरेनियम के भी हमारे पास नेचर में 3 तरह के आइसोटोप्स मिलते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। तो सबसे बेस्ट जो आपका फिजन रिएक्शन के लिए माना जाता है दैट इज यूरेनियम 235, जबकि 234 एंड 238 उतने अच्छे नहीं माने जाते अगर हम बात करें पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के इस्पेक्ट में भी। तो दूसरी बात कि यूरेनियम 235 जो है, अगर नेचर से उठा, जो हमें माइन से हमने खदान से खोल के निकाला, उसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी हैव टू एनरिच इट बिफोर टेकिंग इट टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आपने सुना भी होगा, ईरान वाज डूइंग दैट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, उसकी वजह से यूएसए ने उस पर सेंसर लगा दिया कि यू कांट डू योर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम because you can utilize it for making your nuclear bombs। तो enrichment बहुत जरूरी है before taking it to the production phase। तो ये ब्रीफ मैंने अभी यहाँ बताया। नाउ विल डिस्कस अबाउट योर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसी को डाउट है अभी यहाँ पर? यू कैन आस्क।
This is the diagram showing the uncontrolled chain reaction. The chain reaction is not slow down. The rate of fission increase rapidly. Huge amount of energy is released very quickly. मतलब टाइम लैग नहीं है उसमें, टाइम डिले नहीं है. तो वो क्या करता है, वो प्रोसेस जो हो रहा है अनकंट्रोल्ड का, वो न्यूक्लियर बॉम्ब में हो रहा है. ओके, in nuclear power plant we are performing this operation in a controlled environment. Okay, so in this diagram you can see this is your core, जहाँ पे आपका प्रोसेस होता है ये वाला. और इसको बहुत ज़्यादा हम मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों से और स्टील की दीवारों से इसको ब्लॉक करके रखते हैं. मैंने आपको बताया था 3 तरह के रेडिएशन होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. एंड द गामा रेडिएशन आर वेरी वेरी हाई एनर्जी. वो इसको भी तोड़ के निकल जाते हैं. तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 1 मीटर से ज़्यादा हम मोटाई रखते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर की, जो इसके अंदर कोर के ऊपर जो हम इसको सर्कुलेट करके रखते हैं पूरे जो कंपार्टमेंट को. 1 मीटर से भी ज़्यादा मोटी इसकी जो कंक्रीट की दीवारें होती हैं, ताकि वो जो रेडिएशन है वो मिनिमम से मिनिमम यहाँ से निकले. ओके, यस. यहाँ तक क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई. सुन पा रहे हैं? Am I audible? यस सर. यस सर. ओके, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर, आ रहा था. क्या कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताइए मुझे. पढ़ना तो पड़ेगा. इट्स नॉट जो आप पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर जो कोर्स में, वो उससे थोड़ा हटके है. ठीक है, यू कैन रेफर बुक, नोट्स मैं दे दूंगा. ठीक है, कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसमें, तो कोर है, फिर मॉडरेटर है आपका. ओके, देन योर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है आपका, कंट्रोल रोड्स है, कूलेंट है, फ्यूल है, रेडिएशन शील्ड है. ठीक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं कि क्या है. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि हम जो इनिशिएट करते हैं फिशन रिएक्शन को, तो वेरी हाई स्पीड न्यूट्रॉन को जो है इससे हिट कराते हैं पहले. तो उसको क्या है, न्यूट्रॉन एनर्जी एट विच द फिशन रिएक्शंस जो होते हैं, यस, सॉरी फॉर इट. क्लियर आवाज आ रही है मेरी? ये स्टूडेंट्स प्लीज बताइए, क्लास आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आपकी आवाज आ हाँ, रही है. मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं कर रहा है. शेखर फॉरवर्ड डिस्कनेक्ट हो गया. तो कोर मैंने बताया आपको जहाँ पे हम पूरा प्रोसेस इसको कर रहे हैं. ओके, एंड फ्यूल जो मैंने बताया आपको फ्यूल्स के बारे में, तो नेचुरल यूरेनियम विद 235 जो कंटेन रहता है आपका, उसको फिर हम एवरेज करते हैं. ओके, एनरिचमेंट. प्लूटोनियम को भी हम यूज करते हैं. प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241 एंड प्लूटोनियम 239 जो है, ये हम जो है यूज कर सकते हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर. ये आइसोटोप्स हैं. एंड यूरेनियम 233 ये मैन मेड है, ये नेचर में अवेलेबल नहीं होता. यूरेनियम 233 इज मेन मेड फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल,
जो हम यूज करते हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो कंसिडरिंग द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूजन रिएक्शन, जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए। अब देखो हमारे कई सारे प्लांट्स थे, पहले तारापुर प्लांट था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमारी मनमोहन जी की सरकार के टाइम एक हमारे टाई अप हुआ था यूएसए से कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाइए, वी विल प्रोवाइड यू द यूरेनियम फॉर फंक्शनिंग ऑफ योर प्लांट। ठीक है, हमने कई अरब करोड़ रुपया जो है उधर लगा दिया, कई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज हमने इन्वेस्ट किया अपने प्लांट्स में। लेकिन जब हमारे प्लांट्स तैयार हो गए, हमने बाहर से बहुत सारी वर्ल्ड बैंक से फंडिंग ले ली, लोन ले लिया कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। जब हमारा टाइम आया उसको न्यूक्लियर फ्यूल के लिए, जब उस टाइम अमेरिका ने मना कर दिया दैट वी विल नॉट प्रोवाइड यू द यूरेनियम फॉर दिस। आप जो है एक यूरेनियम का ग्रुप होता है वर्ल्ड लेवल पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उस ग्रुप के आप मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, तो हम आपको यूरेनियम नहीं दे सकते। अब हमारी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी पड़ी है, इतने सारे हीट एक्सचेंजर्स बन गए हमारे, ये स्टाफिंग भी हो गई, पूरा प्रोसेस कंप्लीट था, जस्ट हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन फ्यूल नहीं मिलेगा तो हमारे इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कैपिटल लगी हुई है वो अब बेकार हो रही थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्लांट लगाएं, उससे पहले हम ये इंश्योर कर लें कि हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। ओके, देन कम्स योर मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स में आता है आपका जो है वाटर भी हम यूज करते हैं, हैवी वाटर भी यूज करते हैं। तो जो ड्यूट्रियम जो मैंने बताया आपको, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ड्यूट्रियम। ग्रेफाइट यूज करते हैं हम, बेरिलियम एंड बेरिलियम ऑक्साइड यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्राइड्स यूज करते हैं। मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, व्हाई वी यूज मॉडरेटर्स? तो मॉडरेटर का फंक्शन होता है ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। मतलब जो न्यूट्रॉन्स की जो मैंने बताया आपको बहुत वेरी हाई स्पीड से जाते हैं, तो उतनी हाई स्पीड से जाते रहेंगे, बार बार टकराएंगे, फिर दूसरे निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन्स आपके, फिर वो फर्दर आगे जाके स्ट्राइक करेंगे आगे वाले न्यूक्लियस से, तो वो ब्रेक करते करते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उनकी स्पीड्स को मेंटेन करना है, उसको रिड्यूस करना है, इतनी हाई वेलोसिटी जो है उसको थोड़ा धीमा करना है। तो ये रोल प्ले करता है आपका मॉडरेटर। So the neutrons collide directly with the moderator and slows down. अब देखो आप जो विस्कोसिटी के माध्यम से आप जानने की कोशिश करो, जब हम विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की निकालते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स लैब में, तो ग्लिसरीन की एक बोतल होती है काफी अराउंड 1 to 2 मीटर लॉन्ग, उसमें ग्लिसरीन भर देते हैं, फिर ऊपर से बॉल डालते हैं, आयरन बॉल छोटी छोटी, और हम उसका फिर टाइम कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम लग रहा है उसको। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा स्कूल में, विस्कोसिटी। तो उसमें क्या है, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती है और एक पॉइंट पे आके बिल्कुल वो स्टैंड स्टिल हो जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, मॉडरेटर यही काम करता है, जब उससे न्यूट्रॉन फ्लो करता है, उसके अंदर से जाता है, इट एब्सॉर्ब सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, और उसकी जो स्पीड है उसको एक हमारी जो परमिशेबल स्पीड है वहां तक ले आता है। नो आइडियल मॉडरेटर इज अवेलेबल इन नेचर। और जितने भी हमारे जो मॉडरेटर्स हैं ये नेचुरली नहीं है, ये सब हमें बनाने पड़ते हैं, नेचुरली अवेलेबल नहीं, दीस आर ऑल आर्टिफिशियल। ओके, नाउ नेक्स्ट कम योर कूलेंट। देखो कूलेंट का क्या काम होता है, यस, कूलेंट का क्या काम होता है बताइए। यस एनीवन? सर इंजन को बाहर से ठंडा करना। यस गुड, एनीवन एल्स? तो बेसिकली क्या है, कूल वो इंजन को ठंडा कैसे कर रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट्स कूलिंग? कूलिंग के पीछे प्रिंसिपल क्या है, आपने बिल्कुल सही बताया, इंजन को ठंडा करना है, बट प्रिंसिपल क्या है? वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वी शुड नो द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि जो आपका जो कूलेंट है वो वहां से हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, इज टेकिंग द हीट अवे फ्रॉम योर इंजन। जो इंजन पे कंटिन्यूसली हीट अगर बन रही है आपकी, आपके जैसे आपने इंजन का एग्जांपल दिया तो हम वहीं से एसोसिएट करते हैं इसको, जब आपके पिस्टन चल रहे हैं उसके अंदर कंबशन हो रहा है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटिंग ओवर देयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन अगर कंटिन्यूसली अगर वहां पे हीट एक्यूमुलेशन होता रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
और उसकी वजह से वहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो जो है डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट की वजह से जो सराउंडिंग है वो भी गर्म हो जाएगा, आपका इंजन का कैबिन भी गर्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कूलेंट फ्लो करा रहे हैं ताकि मेंटेन रखें उसको टेम्परेचर को एक मिनिमम लेवल पर। ओके, वो कैसे हो रहा है, हमने कूलेंट को फ्लो कराया, वहां से एनर्जी उसमें दी और वो उसको हम फिर लेके कहाँ चले गए, हीट एक्सचेंजर में। मीन जो आपका रेडिएटर आपकी गाड़ी के आगे लगा हुआ है, दैट इज जो रेडिएटर, वहां पे जाके हमने एयर फ्लो किया इससे, और एयर वहां पे भी यही प्रोसेस हो रहा है। एयर क्या कर रही है, कूलेंट को ठंडा कर रही है, कूलेंट इंजन को ठंडा कर रहा है, इंजन को एयर ठंडा कर रही है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? द इंजन इज बीइंग कूल्ड बाय यूजिंग कूलेंट एंड कूलेंट इज बीइंग कूल्ड बाय यूजिंग योर एम्बिएंट एयर। एयर। ओके, अब ये हमें यहाँ पे कूलेंट का क्या इस्तेमाल है, यहाँ पे कूलेंट का क्या रोल है। देखो यहाँ पे जो कोर में आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, वहां पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी रिलीज होती रहेगी तो क्या करेगा, वो जितना भी आपका सेटअप लगा है ना वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपकी जो थी वहाँ पे, आपके एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, आपके सेंसर्स लगे हुए हैं, जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो वी हैव टू कंटिन्यूसली कीप द टेम्परेचर ऑफ कोर टू अ मिनिमम डिजायर्ड लेवल। उसके लिए कूलेंट फ्लो कराते हैं, और उस कूलेंट का टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसको हम ठंडा करने के लिए बॉयलर में पानी भर के रखते हैं। वो उसको ठंडा कराने के चक्कर में हमारा बॉयलर का पानी वेपराइज हो जाता है, उस वेपर को हम अपनी स्टीम टरबाइन चलाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ योर रिएक्टर कोर, इसके बारे में हमने थोड़ा जाना आज। फिर मॉडरेटर्स के बारे में, मॉडरेटर नहीं पढ़ा ना, मॉडरेटर मॉडरेटर पढ़ेंगे। हाँ, मॉडरेटर पढ़िए। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मॉडरेटर। कूलेंट हमने पढ़ा। हम्म, तो कूलेंट की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? यस, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट की, विद रिलेटिंग टू योर कूलेंट, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, बताइए। ये चीज तो मैं बता चुका हूँ आपको। देखो, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो 1 डिग्री वेरिएशन के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ये सर नो? जी सर। तो अगर हमारे पास ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब कम अमाउंट यानी कम मास हम अगर ले किसी कूलेंट का, वो बहुत ज्यादा एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो सेटअप लगेगा उसमें हमारे कूलेंट का जो फ्लो रेट है, जो मास है, वो कम हो जाएगा। मीन्स ओवरऑल साइज विल रिड्यूस। कीपिंग द स्पेसिफिक हीट हाई, वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ योर हीट एक्सचेंजर। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है कूलेंट का? ये है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ओके, एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, केमिकली एंड रेडियो एक्टिवली स्टेबल होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो कराने में दिक्कत होगी, हमारे पंप्स को भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन करोसिव होना चाहिए, मिनिमम इंड्यूस्ड एक्टिविटीज यानी कि जो शॉर्ट लाइफ्स हैं, लो एनर्जी एमिशन होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब वही बताया कि कम अमाउंट में भी ज्यादा एनर्जी वो एब्सॉर्ब करके ले सके अपना, तो हमारा जो सर्कुलेशन है उसका सेटअप पूरा कम हो जाएगा। ओके, हाई डेंसिटी होनी चाहिए, अगर डेंसिटी कम होगी तो हमारे पंप्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको सर्कुलेट कराने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ आपके मॉडरेटर्स की, मॉडरेटर का फंक्शन मैंने आपको बताया कि स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम हाई वेलोसिटी। ओके, दूसरा है स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स बट डज नॉट ऑब्जॉर्ब देम। ऑब्जर्वेशन का काम न्यूट्रॉन ये मॉडरेटर नहीं करता है, वो आपके कंट्रोल नोड्स करती हैं। ठीक है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है हाई स्लोइंग डाउन पावर, लो पैरासिटिक कैप्चर्स, नॉन करोसिव, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर सॉलिड्स एंड लो मेल्टिंग फॉर लिक्विड्स, केमिकल एंड रेडिएटिकली स्टेबल होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए,
और एबंडेंस में मिलना चाहिए। इसके एग्जांपल्स मैंने जैसे आपको बताए थे, वाटर है आपका, हैवी वाटर है, हीलियम है, बेरिलियम है, ग्रेफाइट है, आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर्स इन योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स योर रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स क्या है, रिफ्लेक्टर्स क्या है और क्यों हम यूज करते हैं? तो रिफ्लेक्टर्स क्या है, यूजुअली हम जो कोर है उसका जो आउटर सरफेस है कोर का, उस पे हम रिफ्लेक्टर्स लगा के रखते हैं। कोर के जो आउटर एरिया है उसको हम रिफ्लेक्टर्स लगा के रखते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको रिफ्लेक्टर्स को। ये जो इसका पोजीशन है, ये वाला, ये यहाँ पे इसको पूरा रिफ्लेक्टर्स हम लगा के रखते हैं अंदर इनसाइड के, ताकि जो यहाँ से रेडियो एक्टिव एमिशन हो रहा है वो बाहर ना जा पाए। ओके, न्यूट्रॉन्स यहाँ से लीक ना हो पाए। इट्स यूजुअली मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज ऑफ मॉडरेटर। जो मॉडरेटर है उसी से बना होता है, या तो ग्रेफाइट लगा देंगे या कर देंगे, ताकि उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम कर दे। और यहाँ से फिर बाकी तो ये अपना जो सॉलिड बिट्स लगी हुई है और स्टील की जो वॉल है उसको रोक लेगी। ओके, नेक्स्ट कम्स योर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। इट इज असेंशियल पार्ट ऑफ रिएक्टर। कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये व्हीकल है, उसको कंटिन्यूसली एक्सीलरेट करते रहेंगे, और कहीं मोड़ है, कहीं पे गड्ढा भी है, कहीं ब्रेकर है, तो यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स फॉर दैट। तो सिमिलरली जो ब्रेक्स का काम है, दिस कंट्रोल रोड्स परफॉर्म टू कंट्रोल योर फिशन रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर कोर with the help of your cadmium rods to absorb the extra neutrons produced by the fission reaction, so that it will not lead to an uncontrolled fission reaction, which will further leads to very high amount of energy to release hogi, that will not be uh, able for us to control that large amount of heat to produce होगी, तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे उससे कोर से। ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। Anyone has any doubt? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस, देखो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, कंट्रोल नोट्स को दिखाया भी हुआ है। लिमिट द नंबर ऑफ फ्यूल एटम्स कैन स्प्लिट, they are made up of boron or cadmium which absorbs the extra neutrons। एक्स्ट्रा को इसलिए करते हैं ताकि अनकंट्रोल हो, और सारों को अब्जॉर्ब कर लेगा तो फिशन रिएक्शन बंद ही हो जाएगा। तो जब हमें पावर प्लांट बंद करना होता है तो हम पूरी की पूरी जो रॉड्स है उसको इंसर्ट कर देते हैं। ये देखो, now you can see the reactor is off। तो ये रॉड्स हैं जो हमने इधर लगाई है, उन्होंने पूरे न्यूट्रॉन्स को सारों को जो है ऑब्जॉर्व कर लिया है। कंट्रोल लोअर को हमने नीचे खिसकाया, तो देखो ये वाला जो इसका पोर्शन है, यहाँ पे फिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा है। एंड जो रिएक्टर है वो चालू हालत में है, एंड द हीट इज बीइंग कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड। ओके, यस बच्चों, बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। यस हिमांशु, यस सर, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। जैनीस, कार्तिक,